हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अपनी पिछली क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स किए थे। अब इसके आगे से हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं। तो पहला अकाउंटिंग टर्म हमारा है ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट पेएबल ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी हमने जो भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ की है, उस परचेज़ पर जो भी अमाउंट हमें अभी पे करना है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेड पेएबल बोलते हैं। ऐसी परचेज़ जिसकी अभी पेमेंट करनी बाकी है, उसे हम ट्रेड पेएबल बोलते हैं। अब ट्रेड पेएबल में हमारे दो इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट इज़ क्रेडिटर्स एंड सेकंड इज़ बिल्स पेएबल। ठीक है, तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स द पर्सन और फर्म फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? वो पर्सन या वो फर्म जिससे हमने गुड्स क्रेडिट पर ख़रीदी है, ठीक है, जिससे हमने सामान उधार ख़रीदा है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं क्रेडिटर्स का, कि मान लो ये हमारा बिज़नेस है, ठीक है, हमारे बिज़नेस ने सोहन से कुछ गुड्स ख़रीदी, ठीक है, वो कैसे ख़रीदी? क्रेडिट पे ख़रीदी है, उधार पे ख़रीदी है। तो सोहन हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया, क्योंकि सोहन को अभी हमें क्या करना है? पेमेंट करनी है। जब तक हम सोहन की पेमेंट नहीं करते, तब तक सोहन हमारा क्या बना रहेगा? क्रेडिटर बना रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या होता है? बिल्स पेएबल बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट होता है। हमने बिल्स रिसीवेबल अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि क्रेडिटर तैयार करता है अपने डेटर के लिए, ठीक है, कि एक फ्यूचर डेट पे, ताकि वो पेमेंट कर दे। तो बिल डेटर के लिए बिल्स पेएबल होता है और क्रेडिटर्स के लिए बिल्स रिसीवेबल होता है, क्योंकि उसे पेमेंट मिलने वाली है। तो क्रेडिटर के लिए क्या हुआ? वो बिल्स रिसीवेबल हुआ, और डेटर के लिए वो उसे पेमेंट करनी है, तो वो क्या, उसके लिए क्या होगा? बिल्स पेएबल होगा। तो इट इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज विच स्पेसिफाइज द अमाउंट विच इज़ टू बी पेड एट फ्यूचर डेट। क्या होता है? ये एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिस पर उसका अमाउंट लिखा होता है कि आपको फ्यूचर डेट पर इसकी इतने रुपए पे करने हैं, ठीक है, इस अमाउंट को आपको एक फ्यूचर डेट पर पे करना है। उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेएबल बोलते हैं। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बिल्स पेएबल का। मान लो हमारे बिज़नेस ने एक गुड्स खरीदी, हमारे बिज़नेस ने गुड्स खरीदी सोहन से, ठीक है, क्रेडिट पे। अब सोहन हमारा कौन है? क्रेडिटर है, उसकी पेमेंट हमें करनी बाकी है। तो सोहन ने हमें एक बिल बना के दे दिया, उस बिल पे हमें टोटल हमारी परचेज़ की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अब उस परचेज़ की वैल्यू को हमें पे करना है एक फ्यूचर डेट पर, एक पर्टिकुलर डेट होगी, उस डेट पर हमें वो उस बिल की पेमेंट करनी है। तो वो बिल हमारे लिए बिल्स पेएबल है, और सोहन के लिए वो बिल क्या है? बिल्स रिसीवेबल है, क्योंकि सोहन को उस पर पेमेंट मिलने वाली है और हमें उसकी पेमेंट करनी है। तो जिसने बिल लिखा उसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉअर बोलते हैं, और जिसने बिल को एक्सेप्ट किया उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं। ठीक है, तो डेटर जो होता है वो हमारा ड्रॉई होता है, और क्रेडिटर कौन होता है? ड्रॉअर होता है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट on the basis of which the business transactions are firstly recorded in the books of accounts। वाउचर क्या होता है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके बेस पर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को पहली बार अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वाउचर। ठीक है, हर एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट वाउचर तैयार किया जाता है। अ सेपरेट वाउचर इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईच ट्रांजैक्शन, एवरी एंड ईच ट्रांजैक्शंस हैव सेपरेट वाउचर। ठीक है, हर सभी ट्रांजैक्शंस का एक सेपरेट वाउचर होता है, एंड इट स्पेसिफाइज द अकाउंट्स टू बी डेबिटेड और क्रेडिटेड। और इसके अंदर अकाउंट के बारे में लिखा होता है कि कौन से अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कौन से अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? इट इज़ एन अलाउंस और डिडक्शन ऑफर्ड बाय सेलर टू कस्टमर आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है? एक ऐसा अलाउंस या कोई भी डिडक्शन जो कि सेलर देता है कस्टमर को सेलिंग प्राइस पर, ठीक है, कि जितने में सेलर बेच रहा है उस प्राइस पर कुछ डिडक्शन कस्टमर को दे देता है, ठीक है, कुछ रीज़न से वो उस डिडक्शन को देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट, एंड सेकंड इज़ कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट इट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर ऑन द लिस्टेड प्राइस टू कस्टमर ऑन अ बल्क परचेज। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? जब कोई कस्टमर बड़े अमाउंट में कोई गुड्स ख़रीदता है, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बल्क वैल्यू में गुड्स को ख़रीदता है, तो जो सेलर है उसे क्या करता है? एक
डिस्काउंट अलाउ करता है, ठीक है, उस डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादातर बल्क परचेज़ को प्रमोट करने के लिए किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ किया जाए, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इस डिस्काउंट को क्या नहीं करते, हम रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि इसे डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, बिल में से क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ डायरेक्टली डिडक्टेड आउट ऑफ कैश मेमो। दिस डिस्काउंट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी इस डिस्काउंट को हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं सेपरेटली, इसको हम क्या कर देते हैं, बिल के अंदर से डायरेक्टली डिडक्ट कर देते हैं। और ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, ताकि बल्क परचेज़ को प्रमोट किया जा सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिस्काउंट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इट इज़ अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट या पेमेंट ऑफ टाइम। कि ये डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इस डिस्काउंट को देने का रीज़न होता है ताकि कस्टमर टाइम पर पेमेंट कर दें, ठीक है। जल्द से जल्द पेमेंट लेने के लिए कस्टमर से हम इस डिस्काउंट को अलाउ करते हैं। इसको हमेशा बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड किया जाता है सेपरेटली, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है रिबेट। रिबेट क्या होता है, इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स बाय द सेलर फॉर सम अनफेवरेबल रीजंस लाइक पुअर क्वालिटी और डिले एट्सेट्रा, ठीक है। ये क्या होता है कि वैल्यू के अंदर, गुड्स की जो वैल्यू है उसके अंदर कुछ रिडक्शन कर देना। लेकिन क्यों करना उस रिडक्शन को, उस रिडक्शन को करने का रीज़न होता है कि हमारी गुड्स पुअर क्वालिटी की है या फिर हमारी गुड्स काफ़ी लेट हमने उसको क्या किया है, डिस्पैच किया, या फिर हमने उसको भेजने में क्या कर दिया, डिले कर दिया। तो उन केसेस में हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर देते हैं, रिबेट दे देते हैं, यानी उन गुड्स पर कुछ डिस्काउंट टाइप ही रिडक्शन दे देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिबेट, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, वो टैक्सेस जिनका बर्डन डायरेक्टली पर्सन के ऊपर नहीं लगता, बल्कि इसके बर्डन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ठीक है। इसके बाद सेल्स टैक्स लगता था, वैल्यू एडिड टैक्सेस लगा करता था, सर्विस टैक्स लगा करता था। तो जितने भी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, अब इन सभी टैक्सेस को क्या कर दिया गया, एक टैक्स में मर्ज कर दिया गया, जिस टैक्स को हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है, ये एक सिंगल टैक्स है जो कि मर्ज कर दिया गया है। जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा करते थे उन सभी को मर्ज करके जीएसटी बना दिया गया है। जीएसटी जो है वो कब पे किया जाता है, परचेज़ के टाइम पे किया जाता है और सेल के टाइम पे इसे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी टर्म था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है एंट्री। एंट्री क्या होती है, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज़ कॉल्ड एंट्री। कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं या किसी अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एंट्री बोलते हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है हमारा बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होती हैं, इट इज़ द अमाउंट विच इज़ नाउ इरिकवरेबल फ्रॉम द डेटर। यानी डेटर कौन होता था, जिसे हमने उधार में सामान बेचा हुआ है, ठीक है, उससे हमें पैसे मिलने थे। अब ऐसा डेटर जो हमारे अमाउंट को पे नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर अब उस अमाउंट को पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस अमाउंट को, जो हमारा अमाउंट अब नुकसान हो गया जिस अमाउंट का, जो कि हमें मिलने वाला था लेकिन हमारा डेटर अब उसे पे नहीं कर सकता, तो उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। हम इसे अकाउंटिंग में एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो बैड डेट्स क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट जो कि हमारे डेटर से अब इरिकवरेबल है, यानी अब वो पैसा हमें वापस नहीं मिलेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। जैसे कि इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि राम ने हमसे गुड्स खरीदी थी, ठीक है, ये हमारा बिज़नेस है, राम ने हमारे बिज़नेस से गुड्स खरीदी थी 50,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब राम उसके बाद राम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट कौन होता है, जो हमारे पैसे को पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो राम इंसॉल्वेंट हो गया, वो खाली हमारे 30,000 रुपये ही वापस कर पाया। 50,000 में से कितने पैसे उसने हमें वापस कर दिए, 30,000 वापस कर दिए, और उसके बाद बोलता है कि अब मैं इससे ज़्यादा पैसे पे नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कि अब हमें लग रहा है कि वो पैसे हमारे वापस नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन को, उस पैसों को, जो कि हमारा पैसा अब लॉस हो गया है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, हमारी बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। कि अब वो उस पोजीशन में नहीं है कि वो हमारे पैसे को लौटा सके, तो वो पैसा हमारा क्या कहलाएगा, बैड डेट्स कहलाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है,
A person or a firm which is not in a position to pay its debts is called insolvent. एक फर्म या एक ऐसा पर्सन जो कि अब पोजीशन में नहीं है कि वो अपने जितने भी डेट्स हैं, यानी जो भी उसने लोन लिया हुआ है या फिर जो भी पैसे उसको पे करने थे, अब उसको पे करने की पोजीशन में नहीं है वो, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं. ही इज़ नॉट एबल टू पे हिज लाइबिलिटीज़ और डेट्स, तो उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं. अब इसके बाद सॉल्वेंट आता है. सॉल्वेंट कौन होता है? सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट का ऑपोजिट है. ठीक है, सॉल्वेंट यानी अ पर्सन और अ फर्म विच इज़ इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इज़ कॉल्ड सॉल्वेंट. मतलब एक ऐसा पर्सन या फर्म जो कि अपनी डेट्स को क्या कर सकती हैं? पे कर सकती हैं आसानी से, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं. अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है स्टोर्स. स्टोर्स क्या होता है? द मटेरियल विच इज़ हेल्ड बाय द फर्म फॉर रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द डेली एक्टिविटीज़ एंड नॉट फॉर रीसेल इज़ कॉल्ड इट्स स्टोर मटेरियल. ठीक है, स्टोर्स क्या होते हैं? ऐसा मटेरियल जो कि फर्म ने अपनी रेगुलर फंक्शनिंग के लिए अपने बिज़नेस में रखा हुआ है, यानी डेली के जो भी फर्म में काम होते हैं, बिज़नेस में जो भी काम होते हैं, उन काम को डेली रूटीनली करने के लिए जो भी सामान बिज़नेस में रखा हुआ है, लेकिन वो सामान बेचने के लिए नहीं है. ठीक है, वो सामान बेचने के पर्पज़ से नहीं रखा हुआ है, उस सामान को हमने डेली के काम करने के लिए रखा हुआ है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोर्स बोलते हैं. जैसे कि बिज़नेस में कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जो मशीन्स वगैरह में यूज़ होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, ठीक है, जो मशीनों वगैरह में डाले जाते हैं. इसके बाद कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स जो भी हमारी कंपनी बनाती है या बिज़नेस बनाता है, तो उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं. तो वो स्पेयर पार्ट्स, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनी के क्या होते हैं? बिज़नेस के क्या होते हैं? स्टोर्स होते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट टर्म आता है इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फंड डिप्लॉयड इन द शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी और एनी बिजनेस विद इंटेंशन ऑफ अर्निंग अ रिटर्न. यानी इन्वेस्टमेंट क्या है? ऐसा फंड जो कि हमने रिटर्न कमाने के उद्देश्य से किसी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स में हमने लगाया हुआ है. किस मोटिव से? ताकि हम उस पर क्या कमा सकें? कुछ रिटर्न कमा सकें फ्यूचर में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि किसी भी बिज़नेस या किसी कंपनी या फर्म के शेयर्स और डिबेंचर्स में आपने जब कुछ पैसा लगाया हुआ है और उस पैसे के बदले में आप क्या कमाना चाहते हैं? फ्यूचर में रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो उसे आप क्या बोलते हैं? अपनी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं. ठीक है, अब एक बार फिर से हम सभी टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं. तो हमारा पहला टर्म था ट्रेड पेबल. ट्रेड पेबल क्या होता है? एक ऐसा अमाउंट जो कि हमें पे करना है हमारी परचेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी हमने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज़ की है और उस परचेज़ पर हमें क्या करना है? अमाउंट पे करना है, तो वो हमारा क्या होगा? ट्रेड पेबल होगा. अब ट्रेड पेबल में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं. फर्स्ट हमारे क्रेडिटर्स और सेकंड इज़ बिल्स पेबल. क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर एक पर्सन या फर्म जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स. कोई भी पर्सन जिससे कि हमने उधार में सामान खरीदा है, उसे हम क्या बोलते हैं? हमारा क्रेडिटर बोलते हैं. ठीक है, और जिसे हमने सामान उधार में बेचा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा डेटर होता है. ठीक है, अब इसके बाद जैसे इसका एग्जाम्पल था कि हमारे बिजनेस ने सोहन से कुछ गुड्स क्रेडिट पे खरीदी है, तो सोहन हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया. अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है बिल्स पेबल. बिल्स पेबल क्या होता है? ये बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट होता है. बिल्स पेबल ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसके अंदर अमाउंट लिखा होता है कि आपको कितना अमाउंट एक फ्यूचर डेट पर पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल. बिल्स पेबल का एक एग्जांपल है जैसे कि हमारे बिजनेस ने कुछ गुड्स खरीदी, ठीक है, सोहन से. सोहन हमारा कौन हो गया? क्रेडिटर. अब उस सोहन ने हमें एक बिल बना के दे दिया हमारे बिज़नेस को कि इतने रुपए का बिल आप मुझे इतनी डेट पर पे कर देना. ठीक है, तो अब वो जो बिल हमने एक्सेप्ट किया है वो हमारे लिए बिल्स पेबल है. ठीक है, और सोहन के लिए वही बिल्स रिसीवेबल है. ठीक है, तो क्रेडिटर जो बनाता है उसके लिए वो बिल्स रिसीवेबल है और डेटर जिसने एक्सेप्टेंस दी है पे करने की, उसके लिए वो बिल्स पेबल है. ठीक है, बनाने वाले को हम ड्रॉअर बोलते हैं और एक्सेप्टेंस वाले को, जो जिसने एक्सेप्टेंस दी है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉई बोलते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है वाउचर. वाउचर क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पर सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या की जाती है? पहली बार रिकॉर्ड की जाती है अकाउंट्स में. ठीक है, और हर एक ट्रांजैक्शन का सेपरेट वाउचर तैयार किया जाता है. उस वाउचर में क्या स्पेसिफाई होता है
कि कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। अब आपको इसके बाद मैं वाउचर का स्पेसिमेन भी दिखाऊंगी कि वाउचर दिखने में कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है डिस्काउंट। इट इज़ एन अलाउंस और डिडक्शन ऑफर्ड बाय सेलर टू कस्टमर आउट ऑफ द सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या है कि जब सेलिंग प्राइस में से कुछ डिडक्शन सेलर दे देता है कस्टमर को, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट बेसिकली कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कब किया जाता है, सेलर द्वारा अलाउ किया जाता है लिस्टेड प्राइस पर। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट सेलर द्वारा लिस्टेड प्राइस पर किया जाता है, कस्टमर को लिस्टेड प्राइस पर अलाउ किया जाता है कस्टमर को। ठीक है, और ये किस लिए अलाउ किया जाता है, बल्क परचेज को प्रमोट करने के लिए, ताकि जो कस्टमर है वो ज़्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदे। ठीक है, तो बल्क परचेज को प्रमोट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। अब इसी तरीके से ये क्या है, इट इज़ डायरेक्टली डिडक्टेड आउट ऑफ द कैश मेमो, यानी इसको बिल में से डायरेक्टली डिडक्ट कर दिया जाता है, इसलिए इसकी एक सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है, इट इज़ अलाउड टू कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट और पेमेंट ऑन टाइम। यानी ये डिस्काउंट कब दिया जाता है, ये डिस्काउंट कस्टमर को तब दिया जाता है ताकि वो हमें टाइम पर पेमेंट कर दे। इट इज़ ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब नेक्स्ट आता है रिबेट। रिबेट क्या है, ये भी एक डिस्काउंट की तरह ही होता है। गुड्स की जितना भी प्राइस है उस प्राइस में कुछ रिडक्शन दे दिया जाता है। ठीक है, तो लेकिन इसको रिडक्शन देने का रीज़न क्या होता है, गुड्स की पुअर क्वालिटी। ठीक है, यानी भी स्टैंडर्ड क्वालिटी होनी चाहिए, उस क्वालिटी को पूरा नहीं करती है, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, रिबेट देते हैं। तो रिबेट क्या होता है कि पुअर क्वालिटी गुड्स को प्रमोट करने के लिए, ताकि कस्टमर पुअर क्वालिटी गुड्स को भी खरीदने के लिए तैयार हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिबेट देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी क्या होता है, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं लाइक एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स, इन सभी टैक्सेस को एक ही टैक्स में मर्ज कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी जो है परचेज के टाइम पे तो पे किया जाता है और सेल के टाइम पे इसे कलेक्ट किया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है एंट्री। एंट्री क्या है, जब कोई ट्रांजैक्शन पहली बार रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहली बार रिकॉर्ड की जाती है कोई ट्रांजैक्शन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमारा आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या है, एक ऐसा अमाउंट जो कि हमारा डेटर अब पे नहीं कर सकता। ठीक है, हमने अपने डेटर को कुछ उधार में सामान बेचा हुआ था, अब उस अमाउंट को, उसमें से कुछ अमाउंट वो डेटर पे नहीं कर सकता। ठीक है, अब पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो जो अमाउंट हमारा डूब गया, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है, अ पर्सन और अ फर्म विच इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट्स इज कॉल्ड इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन होता है कि एक पर्सन या ऐसी फर्म जो कि अब पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी डेट्स को चुका सके। ठीक है, जो भी उसने उधार लिया हुआ है उस उधार को चुका सके, उस पोजीशन में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अब सोल्वेंट क्या होता है, सोल्वेंट अ पर्सन और अ फर्म विच इज़ इन अ पोजीशन टू पे इट्स डेट इज कॉल्ड सोल्वेंट। यानी एक ऐसी पर्सन या फिर एक फर्म जो कि ऐसी इस पोजीशन में है कि वो अपनी सभी डेट्स को क्या कर सके, पे कर सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्वेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है स्टोर्स। स्टोर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल जो कि फर्म ने अपनी रेगुलर फंक्शनिंग के लिए और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए अपने फर्म में रखा हुआ है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोर्स। लेकिन ये जो सामान है ये रीसेल के लिए नहीं होता है, इसे हम बेचने के पर्पज़ से नहीं रखते हैं बिज़नेस में, बल्कि हम अपनी डेली फंक्शनिंग के लिए इसको अपने बिज़नेस में रखते हैं, तो इसे हम स्टोर्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे बिज़नेस में टूल्स होते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऐसा फंड जो कि हमने शेयर्स या डिबेंचर्स में किसी कंपनी के लगाया हुआ है, किस मोटिव से, ताकि वो हमें फ्यूचर में कुछ रिटर्न कमा के दे सके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और ये हमारे सारे आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।